दिन भर स्कूल की झाए झाए से थक कर काशवी उसी भवन की ऊपरी मंजिल पर बने अपने कमरे में पहुंची। काम वाली को चाय बनाने को कहकर सोफे पर पसर गई। चाय पीकर वो थकान मिटाना चाहती थी, क्योंकि इस समय उसका मन किसी से बात करने का बिल्कुल नहीं था। इसीलिए ऊपर आते समय मेन गेट में वो ताला लगा आई थी। अभी मुश्किल से 2-3 मिनट ही हुए होंगे कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। घंटी को सुनकर उसे ये तो लग गया कि ट्रंक कॉल है, फिर भी रिसीवर उठाने का मन न हुआ। उसने सोचा कि कामवाली से कहकर फोन पर मना करवा दे कि घर पर कोई नहीं। तभी घंटी बंद हो गई। एक बार रुककर फिर बजी। वो खींच कर उठी और टेलीफोन का चोंगा उठाकर कान से लगाया। फोन जबलपुर से उसकी ननद का था। काशवी ने जैसे ही हेलो कहा, उसकी ननद बोली, भाभी तुम जल्दी आ जाओ, माँ बहुत याद कर रही हैं। माँ जी को क्या हुआ? काशवी ने हड़बड़ा कर पूछा। लगता है अंतिम समय है, ननद जल्दी में बोली। तुम्हें देखना चाहती हैं। अच्छा, कहकर काशवी ने फोन रख दिया। घड़ी में देखा 4 बज रहे थे। जबलपुर के लिए ट्रेन रात को 10 बजे थी। काशवी ने ट्रेवल एजेंट को फोन कर 2 बर्थ बुक करने को कहा। वो पहले काशवी के साथ ही रहा करती थी। काशवी के पति अमित 3 भाइयों में दूसरे नंबर के थे। बड़े बेटे की नौकरी तबादले वाली थी। तीसरा बेटा अभी बहुत छोटा था। अमित की भोपाल में बीएचईएल में स्थायी नौकरी थी। माँ अपने छोटे बेटे को लेकर अमित के साथ भोपाल में ही सेटल हो गई थी। लेकिन ये साथ ज्यादा दिन न चला। 3 साल बाद ही एक सड़क दुर्घटना ने अमित का जीवन छीन लिया। काशवी को बीएचईएल से कुछ पैसा जरूर मिला, पर अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली। सास ने परिस्थिति को भांपा और अभी को लेकर बड़े बेटे के पास चली गईं। काशवी ने पति के मिले पैसे से एक मकान खरीदा, कुछ लोन लेकर दूसरी मंजिल बनवाई, खुद ऊपर रहने चली गई और नीचे एक स्कूल शुरू कर दिया। पति की मौत के बाद काशवी की सारी दुनिया अपनी बेटी और स्कूल में सिमट गई। पहले तो सास से काशवी की थोड़ी बहुत बात हो जाया करती थी, पर धीरे धीरे काम की व्यस्तता से ये अंतर बढ़ने लगा। काशवी की ससुराल मानो छूट गई थी। जेठ और देवर ने फोन पर हालचाल पूछने के अलावा और कोई सुध नहीं ली। मकान, जमीन जायदाद या दूसरी पारिवारिक संपत्तियों में हिस्सेदारी तो दूर, किसी ने ये तक नहीं पूछा कि कैसे गुजारा कर रही है या स्कूल कैसा चल रहा है। इस उपेक्षा के बाद भी काशवी को कहीं ना कहीं अपनों से एक अपनेपन की उम्मीद होती, सहानुभूति और विश्वास से भरे 2 शब्दों की चाहत होती। अपने काम और उपलब्धियों पर शाबाशी की अपेक्षा तो हर व्यक्ति करता है, किंतु काशवी की जिंदगी में ये सब कुछ नहीं था। उसे खुद रोना था और खुद ही चुप हो जाना था। काशवी ने अपनी छोटी सी दुनिया बहुत मेहनत से बनाई थी। एक दिन इससे बाहर रहना उसके लिए मुश्किल था। उसने कई बार बाहर जाकर घूमने का मन बनाया, पर न जा सकी। आज जाना जरूरी था, क्योंकि सास की हालत चिंताजनक थी और उन्होंने उससे मिलने के लिए भी बुलाया था। ट्रेन ने सुबह 6 बजे जबलपुर उतारा। वो बेटी को लेकर प्लेटफॉर्म पर बने लेडीज वेटिंग रूम में गई। वहीं तैयार हुई, बेटी को भी तैयार किया और जेठ जी के घर फोन मिलाया। फोन जेठानी ने उठाया। बातचीत में ही जेठानी ने अस्पताल का नाम पता बताते हुए कहा, हम सब भी घर से रवाना हो रहे हैं। काशवी को जेठानी के मन की बात समझते देर न लगी, इसलिए वो स्टेशन के बाहर से ऑटो पकड़कर सीधे अस्पताल पहुंची। उस समय डॉक्टर राउंड पर थे, अतः कुछ देर उसे बाहर ही रुकना पड़ा। डॉक्टर के जाने के बाद काशवी भीतर पहुंची। सास को ड्रिप लगी थी। ऑक्सीजन की नली से सांस चल रही थी। गले के कैंसर ने भोजन पानी की नली को रोक कर रख दिया था। उनकी जबान भी उलट गई थी। वो केवल देख सकती थी और इशारे से ही बातें कर रही थी। पिछले 4 दिन से यही हालत थी। लगता था अब गई तब गई। काशवी ने पास जाकर उनका हाथ छुआ। पसीने और चिपचिपाहट से उसे अजीब सा लगा। उसकी नजर बालों पर गई तो लगा महीनों से कंघी ही नहीं हुई है। होती भी कैसे? वो पिछले 6 माह से बिस्तर पर जो थीं। काशवी ने आवाज दी। उन्होंने आंखें खोली तो देखकर लगा कि पहचानने की कोशिश कर रही हैं। मैं हूं माँ जी, काशवी, आपकी पोती को लेकर आई हूं। सुनकर उन्हें संतोष हुआ। फिर हाथ उठाया और इशारे से कुछ कहा तो काशवी को लगा कि शायद पानी मांग रही हैं। काशवी ने पूछा, पानी चाहिए? उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। काशवी ने पानी का गिलास उठाया ही था
कि वहां मौजूद परिजनों ने उसे रोक दिया। कहा, डॉक्टर ने ऊपर से कुछ भी देने के लिए मना किया है। काशवी का हाथ रुक गया। उसने विवशता से सास की ओर देखा। सास ने काशवी की बेबसी समझ ली थी, और समझती भी क्यों नहीं। पिछले 4 दिन से यही तो वो समझ रही थी। हर आगंतुक से वो पानी मांगती। आगंतुक पानी देने की कोशिश भी करता, किंतु वहां मौजूद डॉक्टर और नर्स रोक देते थे, और माँ जी को निराश होकर अपनी आंखें मूंद लेनी पड़ती। सास की इस बेबसी पर काशवी का मन भर आया। तभी ननद ने कहा, छोटी भाभी, आप घर जाकर कुछ आराम कर लें। रात भर का सफर करके आई हैं, थकी होंगी। पहले काशवी ने भी यही सोचा था, किंतु सास की हालत देखकर उसका मन जाने का नहीं हुआ। वो बोली, नहीं, मैं ठीक हूँ। काशवी वहीं रुक गई। वह स्टूल खींचकर माँ जी के पैरों के पास बैठ गई। मन हुआ कि उनके पैर दबाए। काशवी ने जैसे ही कंबल हटाया, दुर्गंध उसकी नाक को छू गई। उसने थोड़ा और कंबल सरका कर देखा तो बिस्तर में काफी गंदगी दिखी। माँ जी के प्रति ये उसका दूसरा अनुभव था। इससे पहले काशवी हाथ में चिपचिपाहट और बालों में बेतरतीब लटें देख चुकी थी। काशवी को अब समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई कि सास का बचना मुश्किल है। तमाम रिश्तेदार भी इस हकीकत को जान गए थे, इसीलिए सारे लोग खबर लगते ही पहुंच चुके थे। गले के कैंसर में ऑपरेशन जोखिम से भरा होता है। उसमें भी यदि सांस नली को जकड़ लेने वाला ट्यूमर हो तो जोखिम 100% तक हो जाता है। काशवी का मन माँ जी के प्रति करुणा से भर गया। उसे ग्लानि इस बात की थी कि यदि माँ जी को मरना है तो क्यों उनकी इच्छाओं को मारकर और उन्हें गंदगी में पटक कर मौत की प्रतीक्षा की जा रही है। क्या हम उन्हें एक स्वस्थ और अच्छा माहौल नहीं दे सकते? वो जानती थी कि एक उम्र के बाद बड़े बूढ़ों की बीमारी में केवल बेटे बेटी या बहुएं ही कुछ कर सकती हैं। उनके अलावा कोई और कुछ नहीं कर सकता। नौकरों के काम तो केवल औपचारिक होते हैं। यह स्वजनों के पास समय नहीं था। यदि था भी तो इच्छा शक्ति का अभाव और अहंकार आड़े आता था। लोग आते, हालचाल पूछते, डॉक्टरों और नर्सों से बात करते, बैठकर अपनी दिनचर्या की व्यस्तता गिनाते और चले जाते। काशवी का मन हुआ कि फौरन डिटॉल के पानी से माँ जी को नहला दे, पर कमरे में जेठ, नंदोई और दूसरे पुरुषों की मौजूदगी देखकर वो चुप रह गई। दोपहर को देखभाल करने वाले तमाम पुरुष चले गए। जेठानी भी मेहमानों के खाने का इंतजाम करने के लिए घर जा चुकी थी। कमरे में काशवी, ननद और देवर अभी के अलावा कोई न बचा। काशवी ने मन ही मन कुछ निर्णय किया और वार्ड बॉय को आवाज देकर गुनगुना पानी, डिटॉल और स्पंज लाने को कहा। वो खुद नर्स के पास जाकर एक कैंची मांग लाई और सबसे पहले काशवी ने कैंची से माँ जी के सारे बाल काटकर छोटे छोटे कर दिए। साबुन के स्पंज से सिर साफ किया और कपूर का तेल लगाया। फिर शरीर पर स्पंज किया। सूखे साफ तौलिया से बदन पोंछा और हल्के हाथ से हाथ पांव में तेल की मालिश कर दी। साफ और धुले कपड़े पहना दिए। बिस्तर की चादर और रबड़ बदली। पाउडर छिड़का। कमरे का फर्श धुलवाया। अब माजी में ताजगी झलक उठी थी। काशवी शाम तक वहीं रही। हालांकि माजी के बाल काटना किसी को पसंद नहीं आया, पर काशवी ने जिस लगन के साथ साफ सफाई की थी, ये बात सारे रिश्तेदारों को पसंद आई। वे काशवी की सराहना किए बिना न रह सके। हाँ, बाल काटने पर जेठ के तीखे शब्द जरूर सुनने पड़े। काशवी ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और ननद के साथ घर आ गई। अगले दिन सुबह 9 बजे काशवी अस्पताल पहुंची और थोड़ी देर बाद ही फिर सफाई में जुट गई। दोपहर को माजी ने पानी मांगा। काशवी ने डॉक्टर की हिदायत का हवाला देकर कहा, आप ठीक हो जाइए, फिर खूब पानी पी लीजिएगा। पर इस बार माजी नहीं मानी। उन्होंने इशारे से ही हाथ जोड़े और ऐसा संकेत किया मानो पांव पड़ रही हैं। काशवी से रहा न गया। उसके आंसू बह निकले। उसने बिना किसी की परवाह किए एक कप भर कर पानी माजी को दे दिया। ननद और जेठानी दोनों ये जानकर आश्चर्य हुआ कि सारा पानी गले से नीचे उतर गया, जबकि कैंसर से गला पूरी तरह अवरुद्ध था। पानी भीतर जाते ही माजी को मानो नई जान आ गई। उनमें कुछ चेतना सी दिखी और चेहरे पर हंसी भी। जेठानी और ननद दोनों ने कुछ कुछ बातें भी की। अब आप जल्दी ही अच्छी होने वाली हो, देखिए गला खुल गया। तभी माजी ने इशारा करके फिर कुछ मांगा। काशवी ने पानी और दूसरी चीजों के नाम बताए तो उन्होंने सभी वस्तुओं को इनकार कर दिया। काशवी ने पूछा, दूध? उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। काशवी ने तुरंत दूध मंगाया। इस बार जेठानी ने सख्ती से मना किया और कहा, पानी तो ठीक है, पर दूध बिना डॉक्टर से पूछे ना दो।
पर काशवी को जाने कौन सा जुनून सवार था कि उसने बिना किसी की परवाह किए माँ जी को उसी कप में दूध भी दे दिया। दूध भी गले से नीचे चला गया। माँ जी के चेहरे पर एक अजीब संतोष उभरा। उन्होंने इशारे से बेटे बेटियों को बुलाया। बाकी तो वहां थे, जेठ और अभी नहीं थे। उन्हें भी टेलीफोन करके घर से बुला लिया गया। माँ जी ने पहले जेठ का हाथ ननद के सिर पर रखवाया, फिर काशवी को बुलाया और फिर अभी को। उन्होंने काशवी का हाथ पकड़ा और अभी का हाथ काशवी के हाथ में देकर उसकी ओर कातर निगाहों से देखने लगी, मानो कह रही हूं, अब मेरे बेटे का तुम ही ध्यान रखना। काशवी का मन भर आया, आंखों में नमी छलक आई। उसने कहा, आप चिंता न करें, अभी मेरे बेटे की तरह है। फिर उसने निगाह अभी की ओर फेरी तो उसे अपनी ओर देखता पाया। भीतर से काशवी का मातृत्व उमड़ पड़ा। तभी माँ जी के हाथ से काशवी का हाथ छूट गया। काशवी चौंकी। उसने माँ जी की गर्दन को एक और ढुलकते देखा। कमरे में सभी चीख पड़े। माँ जी! जेठ काशवी की ओर देखकर दहाड़े, तूने मेरे मार डाला माँ को, आखिर क्यों पिलाया पानी और क्यों दिया दूध? काशवी को कुछ न सूझा। वो सहमी सी बुत की तरह खड़ी रही। रह रहकर उसे माँ जी के संकेत याद आते रहे। उसने सोचा कि उसने कोई गलत काम नहीं किया। यदि माँ जी की मौत करीब थी तो उन्हें क्यों भूखा प्यासा मरने दिया जाए? लोग तो घर से किसी को भूखा प्यासा नहीं जाने देते। तब जिंदगी के इस महाप्रयाण पर वो कैसे माँ जी को भूखा प्यासा जाने देती? वहां मौजूद महिलाएं रोने लगीं। जेठ जी का बड़बड़ाना जारी था। काशवी से सुना न गया। वो बाहर की ओर चल दी। अभी वो दरवाजे के करीब ही आई थी कि उसके दोनों हाथों को किसी ने छुआ। उसने देखा कि उसके दाएं हाथ की उंगली देवर अभी ने और बाएं हाथ की उंगली बेटी शीनू ने पकड़ रखी थी।